Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. नमस्कार, स्वागत है नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का टेक्स्टबुक.com के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। दिस इज ऋतुराज अवस्थी और दोपहर को 12 बज गई हैं, यानी कि आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो टॉप 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जो जीडी/डीबी का पेपर है उसमें, या अलग तरीके से अपन देखें तो ये क्या कहला जाएगा, आपका एक मॉडल पेपर, राइट। मॉडल पेपर कहला जाएगा जो आपके इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए इंपॉर्टेंट जीके के एमसीक्यूज हैं, ये वो कहला जाएंगे जिन पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, राइट। आई होप कि एवरीथिंग इज फाइन, साउंड एंड विजिबिलिटी सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सागर, जशी, कन्हू, सभी को गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। बट बिफोर वी बिगिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक होता है करंट तो ये करंट अफेयर का बैच है, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर बैच को परचेस करते हैं और इसको 200 से 300 रुपए के अराउंड ये बैच आपको मिल जाएगा। और अगर आप उसमें मेरा रेफरल कोड यूज करते हैं RA20, ये रेफरल कोड जरूर ध्यान रखिएगा। RA20 ये रेफरल कोड जरूर ध्यान रखिएगा। ये कोई भी पर्टिकुलर बैच आप लाइव कोचिंग का परचेस करें, ये अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो आपको मिलेगा 20% ऑफ, राइट। अगर आप इस पर्टिकुलर बैच को परचेस करते हैं और तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। निम्नलिखित में से कौन सा आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। देखो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है दैट बी कॉल्ड एज रीन्यूएबल। इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, री मीन्स वापस, न्यू यानी नया, और एबल यानी जिसमें एबिलिटी है वापस से नया होने की, राइट। वापस से नया होने की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एज रिन्यूएबल, राइट। तो रिन्यूएबल यहां पर जो है ना क्या हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। कोल, पेट्रोलियम, टाइडल एनर्जी और नेचुरल गैस। तो कौन सा सोर्स यहां पर कहला जाएगा। तो जब हम यहाँ पे रिन्यूएबल सोर्स की बात करेंगे, राइट आंसर इसका कहला जाएगा टाइडल एनर्जी, राइट। जो लोग ए आंसर कर रहे थे बिल्कुल गड़बड़ है, टाइडल एनर्जी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप टाइडल एनर्जी की बात करते हो तो ये रिन्यूएबल एनर्जी है जो रेफर करता है एज क्लीन एनर्जी। जो भी आपके नेचुरल सोर्सेस या प्रोसेसेस हैं, राइट, कंस्टेंटली जो है आपके रिप्लेनिश्ड हो रहे हैं, जैसे सोलार एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, हाइड्रो एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया। दीज आर द रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। हु रोट द बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। जीन जैकस रूसो, वॉल्टायर, मॉन्टेस्क्यू, बर्नार्ड मैंडविले, राइट। किसके द्वारा यहां पर ये जो पर्टिकुलर पुस्तक है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये लिखी गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका आपको बताना है जॉन जैकस रूसो। इनके द्वारा ये पर्टिकुलर पुस्तक लिखी गई थी द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, राइट। ही वॉज अ फ्रेंच राइटर एंड फिलोसफर जिनके द्वारा 1762 में इस पर्टिकुलर पुस्तक को लिखा गया था। हु हैड गिवन द स्लोगन बैक टू वेदास। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी, गुरु नानक देव, दयानंद सरस्वती, भीमराव अंबेडकर, राइट। कल देखो आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज रहेगा वाईटी पे, राइट, जहां पे आपके दिमाग के तार खुल जाने हैं, तो जुड़िएगा जरूर, राइट। कल टाइमिंग आपको जो है ना, टाइमिंग आपको पता चल जाएगी। इसका फिलहाल अपन सही उत्तर देखें, राइट आंसर कहला जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया था, वेदों की ओर लौटो, गो बैक टू वेदास, राइट। और ये आपके फाउंडर कहलाते हैं आर्य समाज के, ये आपके फाउंडर कहलाते हैं आर्य समाज के फाउंडर कहलाते हैं।
है ना। अच्छा, यहाँ पे देखो जैसे बहुत सारे थे, बहुत सारे जो आपके पर्टिकुलर टाइम पे फाउंड हुए थे। आर्य समाज जो है ये दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 1875 यानी कि 1875 में उसको फाउंड किया गया था, राइट। 1875 में फाउंड किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है कि वेयर इज द इंडियाज नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड। तो यहाँ पे सानू क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर कोस्ट गार्ड के लिए कोर्स अवेलेबल है? तो कोस्ट गार्ड के लिए आपको जो टेक्स्ट बुक पास है उसमें कोर्स मिल जाएगा। फिलहाल कोई लाइव कोचिंग कोस्ट गार्ड का नहीं है, राइट। और उसके लिए आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में क्या कर दीजिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा टीम विल कनेक्ट यू, या आप जो ये चल रहा है support@textbook.com, support@textbook.com, इस पर अपनी क्वेरी लिख भेजिए, दे विल कनेक्ट यू। ठीक है सानू। तो यहां पर देखो, वेयर इज द नेशनल वॉर मेमोरियल लोकेटेड, तो राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा न्यू दिल्ली। वॉर मेमोरियल कहां पर लोकेटेड है? ये नई दिल्ली में लोकेटेड है वॉर मेमोरियल, ठीक है। और ये जो है ना इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स, आप सभी जानते होंगे, जो लोग दिल्ली गए होंगे, नई दिल्ली में इंडिया गेट कॉम्प्लेक्स है, वहां पर सिचुएटेड है, राइट। इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और यहां पर एक एटर्नल फ्लेम भी है। एटर्नल फ्लेम का मतलब शाश्वत ज्वाला जो हमेशा जलती ही रहती है। आगे आपसे यहां पर पूछा गया है कि इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इंस्ट्रक्टिव इग्नियस रॉक, अंतर्भेदी चट्टानों का एक उदाहरण है, राइट, जिसको बोला गया कॉन्ग्लोमेरेट, सैल, सैंडस्टोन और ग्रेनाइट। ठीक है, मैंने इतना गौर नहीं किया सत्यम कि वो लड़का है कि लड़की है, मुझे सिर्फ क्वेश्चन देखा, राइट। तो तुमने गौर किया। तो यहाँ पे देखिए हमारे साथ धीरेन्द्र सिंह चौहान जी जुड़े हुए हैं। तो इसका सही उत्तर अगर अपन देखें, राइट आंसर क्या कहला जाएगा? सही उत्तर यहाँ पर कहला जाएगा ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट इसका राइट आंसर कहला जाएगा। जो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्रेनाइट। ये आपका इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का एग्जाम्पल होता है। देखो जब अपन इग्नियस रॉक की बात करते हैं तो ये इग्नियस रॉक यानी कि कौन सी जो गर्म लावा के ठंडे होने से बनती हैं, राइट, गर्म लावा के ठंडे होने से बनती हैं आपकी इग्नियस रॉक। और ये जो इग्नियस रॉक है दो तरीके की होती हैं, एक जिसको कहा जाता है इंट्रूसिव और दूसरा जिसे कहा जाता है एक्सट्रूसिव, राइट। इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव ये दो तरीके की इग्नियस रॉक होती हैं। तो यहां पर जो है ना, ये जो ग्रेनाइट है ये आपका इंट्रूसिव यानी जमीन के अंदर से निकलता है, इसलिए उसको इंट्रूसिव कहा गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ओरिजिनेट इन इंडिया, निम्नलिखित में कौन सी ऐसी नदी है जो भारत में ओरिजिनेट नहीं होती है, राइट। ओरिजिनेट कहीं और होती है बट बहती यहां से है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे घाघरा इसका राइट आंसर कहला जाएगा। घाघरा नदी जो एक पेरेनियल रिवर है, राइट, ट्रांस बाउंड्री रिवर है, जो ओरिजिनेट होती है आपके तिब्बतन प्लेटू मानसरोवर लेक के पास। और ये एंटर कहां पे होती है? इंडिया, नेपाल से। और ये जो शारदा रिवर है, शारदा रिवर कहां पे मिलती है? ब्रह्मा घाट। ब्रह्मा घाट में शारदा रिवर को ज्वाइन कर लेती है घाघरा नदी। और ये सबसे लार्जेस्ट रिवर कहां पे है? नेपाल में है, ठीक है। द टर्म एपीसेंटर इज एसोसिएटेड विद, जो टर्म एपीसेंटर है अधिकेंद्र किससे संबंधित है? तो आप सभी को यहाँ पे पता होना चाहिए कि एपीसेंटर का मतलब क्या होता है। एपीसेंटर का मीनिंग जो है ये रिलेशन होता है आपका अर्थक्वेक यानी भूकंप से, इसका रिलेशन होता है एपीसेंटर का। अब अर्थक्वेक जो है ना, अर्थक्वेक क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द फोर्सेस जो ओरिजिनेट होते हैं आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। और ये जो इंटरनल फोर्सेस हैं इनको हम एंडोजेनेटिक फोर्सेस कहते हैं। तो जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का, ये मेजर किया जाता है रिएक्टर स्केल में। और यहाँ पे आप देखिए जो एपीसेंटर, ये वो पर्टिकुलर प्लेस होता है ग्राउंड सरफेस में जहां पे परपेंडिकुलर, जैसे देखो दिस इज द सेंटर, ये आपका सेंटर हो गया, किसका सेंटर हो गया? अर्थक्वेक का। तो और ये जो है ना, ये अर्थ की सरफेस हो गई। तो सेंटर से जस्ट ऊपर ये ग्राउंड पे, दिस इज कॉल्ड एज द एपीसेंटर, जहां पे भूकंप का ओरिजिनेशन हुआ है। फिर ये इधर उधर क्या होती है आपकी? बढ़ जाती है, राइट। तो आगे बढ़ते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन इज स्मॉलेस्ट इन द मंथ ऑफ। देखो दो पर्टिकुलर चीजें होती हैं जब हम यहाँ पे सन और अर्थ की बात करते हैं, लाइक दिस इज सन, ये सूर्य है, एंड दिस इज अर्थ, ये पृथ्वी है।
तो आप सभी को ये पता है कि ये जो अर्थ है सन के चारों तरफ राउंड लगाती है, सूर्य के चारों तरफ ये चक्कर लगाती है। मतलब जो मोशन ऑफ द अर्थ है ये दो तरीके के होते हैं, राइट। व्हेन वी टॉक अबाउट द मोशन ऑफ अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ, तो ये दो तरीके के होते हैं। एक जिसको बोला जाता है आपका रोटेशनल, और दूसरा जिसको बोला जाता है रेवोल्यूशन। तो रोटेशन जो है ये कहां पे करती है, अपनी एक्सिस पर, रेवोल्यूशन करती है अराउंड द सन। जब ये सूर्य के चारों तरफ घूम रही होती है ना, तो इनके बीच की ये जो डिस्टेंस ये हमेशा एक जैसी नहीं रहती, ये दो तरीके से डिवाइड होती है। एक तो जो सबसे मतलब पास होती है, यानी कि डिस्टेंस बिल्कुल कम होती, सन और अर्थ सबसे पास होते हैं और सबसे फॉर दूर होते हैं। तो जो पास वाली सिचुएशन होती है ना, राइट, मतलब जहां पे सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये बिल्कुल कम होती है, ये सबसे पास होती है, राइट। तो ये कब होता है, ये आपका पेरी हीलियन की कंडीशन कहलाती है, पेरी हीलियन की कंडीशन कहलाती है, जहां पर सन और अर्थ पास होते हैं। और फॉर यानी दूर, तो ये आपका एपी हीलियन की कंडीशन कहलाती है, जहां सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे ज्यादा होती है। और ये कब होता है, जनवरी में ऐसा होता है। जनवरी में सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है ये आपकी सबसे कम होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, अंगकोर वॉट टेम्पल इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। अंगकोर वॉट मंदिर किस देश में स्थित है, इंडोनेशिया, कंबोडिया, इंडिया और श्रीलंका, राइट। कहां पर व्यवस्थित है ये आपको बताना है। अंगकोर वॉट का जो मंदिर है, तो आप सभी जानते हैं कि ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है। अंगकोर पुरातात्विक पार्क 9वीं से 15वीं शताब्दी के बीच में जो खिपेर साम्राज्य था ना, इसके शानदार मतलब राजधानियों में से था, और ये कंबोडिया में स्थित है, राइट। उसमें जो है ना अंगकोर वाट का प्रसिद्ध मंदिर और बेयन मंदिर और अंगकोर थाम, ये तीनों शामिल हैं। पूछा गया है बालफक्रम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। बालफक्रम नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस पर्टिकुलर राज्य में सिचुएटेड है। बालफक्रम नेशनल पार्क कहां पर सिचुएटेड है, ठीक है। तो इसका जब आप सही उत्तर देखोगे, राइट आंसर यहां पे क्या कहला जाएगा, राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा मेघालय, राइट। मेघालय इसका राइट आंसर कहला जाएगा। बालफक्रम नेशनल पार्क यहां पर लोकेटेड है। इसको आप ऐसे ध्यान रखिएगा, ऐसे ध्यान रखिएगा कि मेघा का बालक, मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग जाता है। मेघा का बालक डोर नॉक करके भाग जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। मेघा से हो जाएगा स्टेट जिसको मेघालय कहा गया, बालक से बालफक्रम नेशनल पार्क, नॉक से नॉकरेक नेशनल पार्क, राइट। ये दोनों नेशनल पार्क कहां पर है आपके, मेघालय में। गाइस ट्रिक अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके अपना अटेंडेंस जरूर मार्क करिएगा और सेशन को शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हाट डॉप्सन यूनिट यूज। किस चीज की माप के लिए डॉप्सन यूनिट का उपयोग किया गया। अल्ट्रासाउंड, ओजोन कंसंट्रेशन, पोल्यूशन इन वाटर, एयर पोल्यूशन, राइट। डॉप्सन यूनिट का उपयोग किस लिए किया जाता है, किस लिए किया जाता है, तो राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा ओजोन कंसंट्रेशन, राइट। ओजोन कंसंट्रेशन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहां पे डॉप्सन यूनिट को यूज किया जाता है। डॉप्सन यूनिट जो है ना आपका सबसे मोस्ट कॉमन यूनिट है मेजर करने के लिए ओजोन कंसंट्रेशन को, राइट। 1 डॉप्सन यूनिट जो है ना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, जितने भी ओजोन के आपके रिक्वायर होते हैं एक प्योर लेयर 0.01 मिलीमीटर थिक, ठीक है। आगे देखिए, विच प्लेस इज ऑल्सो नोन एज द मक्का ऑफ क्रिकेट। किस स्थान को क्रिकेट का मक्का कहा जाता है। ईडन गार्डन कोलकाता, मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड मेलबोर्न, द लॉर्ड्स लंदन, द ओवल लंदन। किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। राइट आंसर इसका क्या कहला जाएगा, राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा द लॉर्ड्स लंदन, ठीक है। जो द लॉर्ड्स मैदान है लंदन का, इसे क्या बोला जाता है, मक्का ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, राइट। और इसकी स्थापना जो है ना कब हुई थी, 1814 में इसे बनाया गया था और थॉमस लॉर्ड ने की थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, लॉर्ड्स का मैदान कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर जो है ना इस ग्राउंड का नाम रखा गया।
ये मैदान बहुत ऐतिहासिक मैचों के लिए जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना एसएससी सीएचएसएल का प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं तो एसएससी सीएचएसएल 2022 फाउंडेशन लाइव कोचिंग इज फॉर यू, जहां पर आपको मिलेगा 20% ऑफ अगर आप मेरा जो है ना कोड यूज करते हैं, रेफरल कोड जिसे बोला गया RA20 रेफरल कोड यूज करते हैं तो आपको 20% ऑफ मिलेगा। राइट, अच्छा सेम चीज आपको एनआरए की जो पर्टिकुलर कोचिंग है, एनआरए सीटी लाइव कोचिंग, यहां पर आपको 10th क्लास 12th क्लास ग्रेजुएट तीनों के लिए पर्टिकुलर कोचिंग मिल रही है 400 से ज्यादा लाइव क्लासेस के साथ। तो इसमें भी अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं RA20 तो यू विल गेट 20% ऑफ। DFCCIL नॉन टेक लाइव कोचिंग का बैच 2 अगर आप ये परचेस करते हैं तो और आपको रेफरल कोड यूज करना है, आप कोई भी पर्टिकुलर बैच परचेस करिए, आपको सिर्फ ये रेफरल कोड यूज करना है और रेफरल कोड जिसे बोला गया RA20, राइट, RA20 कहा गया। तो ये जो पर्टिकुलर रेफरल कोड है ना RA20, ये आप कहीं पर भी अप्लाई करेंगे टेक्स्ट बुक सेलेक्ट लाइव कोचिंग में तो आपको 20% का ऑफ मिलेगा ही, राइट, 20% का ऑफ आपको मिलेगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बाजरा, निम्नलिखित में से। यस मिस्टर अमन पाल जी, क्लास डेली होती है। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से जो है ना सबसे ज्यादा यहां पर आपका बाजरा का प्रोड्यूसर कहां पर होता है, राइट, बाजरा का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पर होता है। ये क्वेश्चन PYQ नहीं है आदित्य, इट्स नॉट PYQ। इसका सही उत्तर आप देखेंगे, राइट आंसर कहला जाएगा राजस्थान, राइट, राजस्थान जो है ना सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बाजरा का। बाजरा की उपज यहाँ पे सबसे ज्यादा होती है राजस्थान में। ठीक है, अच्छा राजस्थान के बाद आप देखिए तो आता है हरियाणा, राइट, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो ये जो है ना लगभग 10% ऑफ द पॉपुलेशन जो कंट्री की है उसकी डाइट कहलाती है ये बाजरा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द इंडियाज लार्जेस्ट सोलर पार्क, निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा सौर उद्यान है। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु, राइट, कहां पर है ये आपको बताना है, कहां पर है ये आपको बताना है। सो आप बिल्कुल इसका सही उत्तर देख सकते हैं, राइट आंसर कहला जाएगा तमिलनाडु, राइट, तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका कमुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट है, मैं नाम यहां पर बता देता हूं, कमुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट, कमुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट, ये जो कमुथी सोलर पावर प्रोजेक्ट है ये आप देखिए तो सबसे फोटोवोल्टिक पावर जनरेशन का कमुथी में है, 90 किलोमीटर है आपका मदुरई से, ये सबसे बड़ा, राइट, भारत का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट सोलर पार्क कहलाता है। सत्य शोधक समाज वॉज फाउंडेड बाई, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिराव फुले, कृष्णा गोपाल कृष्ण गोखले, गोविंद बल्लभ पंत, किनके द्वारा यहाँ पर इसको बनाया गया था सत्य शोधक समाज को। तो आप सभी लोग यहाँ पर जानते हैं ज्योतिराव फुले जी को, ज्योतिराव फुले जी के द्वारा ये जो सत्य शोधक समाज है इसे इनके द्वारा फाउंड किया गया था, राइट, ज्योतिराव फुले के द्वारा सत्य शोधक समाज जो है इसको यहाँ पर फाउंड किया गया था। और आपको यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि ये जो पर्टिकुलर सत्य शोधक सोसाइटी है ना ये स्टेबल करी गई थी ज्योतिराव फुले के द्वारा पुणे में 1873 को जो स्टेबल करा था 1873 में। अब इसका पर्पज क्या था, इस सोसाइटी का पर्पज था लिबरेट करना जो शूद्र हैं या जो अनटचेबल कास्ट हैं उनको एक्सप्लॉइटेशन से या ऑपरेशन से। द पेशवाशिप वाज अबॉलिश्ड बाय द ब्रिटिश एट द टाइम ऑफ विच पेशवा, क्या हुआ था एक समय आता है जहां पे पेशवाशिप को खत्म कर दिया गया था, राइट, पेशवाओं को कहीं ना कहीं उनके ही जो लोग थे उनसे डर था और उन्हीं ने उनके खिलाफ जो है ना मतलब रिवोल्ट कर दिया था। बाजीराव सेकंड, जो पेशवा बाजीराव सेकंड थे ये 1795 से लेकर के 1818 तक थे।
1795 से लेकर के 1818 के बीच में ये पेशवा रहे हैं। और 1818 में जब थर्ड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था, थर्ड एंग्लो मराठा वॉर, और ये जो तीसरा एंग्लो मराठा वॉर है ना, इसी को क्या बोला जाता है, तीसरे एंग्लो मराठा वॉर को ही कहा जाता है आपका जो है ना भीमा कोरेगांव। 1817-18 में हुआ था, 1817-18 में। और यहाँ पे जो है ना पेशवा मारे गए थे और यहीं से जो मराठा अंपायर है ये खत्म हो गया था। आगे देखिए पूछा गया है सेल्सिया विच इज द लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसिंग रीजन ऑफ यूरोप इज लोकेटेड इन विच यूरोपियन कंट्री। सिलेसिया जो यूरोप का सबसे बड़ा कोयला उत्पादन क्षेत्र है, किस यूरोपीय देश में स्थित है? रशिया, पोलैंड, फ्रांस और स्विट्जरलैंड। कहां पर स्थित है ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे, राइट आंसर ये जो कहला जाएगा दैट इज पोलैंड, राइट। जो सिलेसिया एक रीजन है सेंट्रल यूरोप का, लोकेटेड मोस्टली आपका पोलैंड में है। एक स्मॉल पार्ट इसका जो है ना तो चेक रिपब्लिक में भी आता है, छोटा सा स्मॉल पार्ट इसका जर्मनी में भी आता है। ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा मिनरल रिच है और नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। ये इंक्लूड करता है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज को, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर पूछा गया है, विराटनगर इन द महाभारत पीरियड वाज द कैपिटल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट। महाभारत काल का विराटनगर किस महाजनपद की राजधानी था, राइट। अब आप सभी जानते हैं कि भाई यहाँ पे जब राजधानी की बात आती है सो एक समय ऐसा था भारत में जब 16 महाजनपदाज, राइट, इंडिया में 16 महाजनपदाज थे। और ये जो 16 महाजनपदाज थे ना तो उनमें से ही एक महाजनपद की राजधानी हुआ करता था विराटनगर, जिसे हम क्या बोलते थे, मत्स्य महाजनपद, राइट। विराटनगर यानी कि बैराठ जिसको कहा जाता है, आज इसको क्या कहा जाता है, बैराठ कहा जाता है, राइट। राजस्थान के जयपुर जिले का एक शहर है और यहाँ पे आप देखो इसका पुराना नाम बैराठ ही था और ये प्राचीन नगरी मत्स्य राज्य की राजधानी हुआ करती थी। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द मनसबदारी सिस्टम। निम्नलिखित शासकों में से कौन मनसबदारी प्रणाली लाने के लिए जिम्मेदार था, राइट। औरंगजेब, हुमायूं, जहांगीर, नन ऑफ द अबव। मनसबदारी सिस्टम को लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन था ये पूछा गया है, राइट आंसर कहला जाएगा नन ऑफ द अबव। क्योंकि जब आप मनसबदारी सिस्टम की बात करते हो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था मुगल अंपायर का, राइट। मनसबदारी सिस्टम जो है ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म था मुगल रीजन में और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल बादशाह अकबर के द्वारा, राइट। और ये 1595-96 के अराउंड इन्होंने मनसबदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था। 95-96 के अराउंड जो है ना ये मनसबदारी सिस्टम को अकबर ने इंट्रोड्यूस करा था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मीजर इन द पार्सेक। निम्नलिखित में से किसको पार्सेक में मीजर किया जाता है, मतलब क्या चीज है ऐसी जो पार्सेक में मीजर की जाती है। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस, ब्राइटनेस ऑफ स्टार, डेंसिटी ऑफ स्टार, नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर आप देखेंगे, राइट आंसर कहला जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। इस एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस को मीजर किया जाता है पार्सेक में, राइट। मतलब जो डिस्टेंस होते हैं ना ऑब्जेक्ट आउटसाइड द सोलर सिस्टम, तो 1 पार्सेक जो है ये आपका एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है। और यहां पर आप देखो पार्सेक का मतलब कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर, राइट। यानी एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 लाइट ईयर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, सूबा इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। सूबा जो कैपिटल है ये किस पर्टिकुलर कंट्री की है, किस देश की है। तो यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर कहला जाएगा फिजी, राइट। फिजी की कैपिटल है जिसे हम क्या बोलते हैं, सूबा कहते हैं। अच्छा अभी आप देखो फिजी की कैपिटल हो गई सूबा, और यहां पे आप प्रेसिडेंट की बात करें
तो इसके प्रेसिडेंट का नाम है जियोजी कॉनरोटे, जियोजी कॉनरोटे, राइट। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको बोला गया फ्रैंक विनियामनामा, राइट। और करेंसी यहाँ पर चलती है फिजियन डॉलर, राइट, फिजियन डॉलर यहाँ पर चलती है करेंसी। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल इन इंडिया, भारत में जो सबसे लंबी सिंचाई की कैनाल है ये कौन सी है, ये आपको बताना है। मतलब एक पर्टिकुलर कैनाल है जो सबसे लंबी कैनाल है भारत में, राइट। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो अपर गंगा कैनाल जो है ये आपका सबसे लार्जेस्ट जो है ना कैनाल है इरिगेशन, और जो कहां से स्टार्ट होती है, ये स्टार्ट होती है हरिद्वार से, ये हरिद्वार से स्टार्ट होती है। हरिद्वार से स्टार्ट होकर के कहां तक जाती है, तो ये हरिद्वार से स्टार्ट होकर के आपका जाती है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक, ये आपका पहुंचती है अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट तक जाती है हरिद्वार से। और मेरठ बुलंदशहर लगभग 1412 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 1412 किलोमीटर की डिस्टेंस को ये कवर करता है, जिसको लॉन्ग अपर गंगा कैनाल कहा जाता है। और इसका उपयोग किसमें किया जाता है, इरिगेशन में किया जाता है, दोआब रीजन में, राइट। बकिंगम कैनाल की जो लेंथ है वो 421 किलोमीटर के आसपास है। आगे बढ़ते हैं, वो अलग है। आगे देखिए, द फेमस हजारा टेम्पल ऑफ विजयनगर वॉज बिल्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ विच रूलर। देखो यहाँ पे जो आपको दिया गया था ना, राइट, वहां पे जो आपको दिया गया था ऑप्शन में इंदिरा कैनाल नहीं था। अगर ऑप्शन में इंदिरा कैनाल होता तो वो राइट आंसर हो जाता, ठीक है। तो वहां पर आप देखो ऑप्शन में सिर्फ आपका अपर गंगा कैनाल था उन सब में, जो चारों में लंबा, ठीक है, वो भी एक कैनल है कैंडी, बट उस क्वेश्चन में उस कैनल का नाम नहीं था। यहां पर देखो फेमस हजारा टेम्पल जो विजयनगर का है ये किसके समय पर बिल्ड किया गया था, राइट। इसका सही उत्तर आप देखेंगे, राइट आंसर क्या कहला जाएगा, देवराया सेकंड इसका राइट आंसर कहला जाएगा, राइट। देवराया सेकंड यहां पर इसका सही उत्तर कहला जाएगा, जो आपके क्या है, जो आपके जिनके समय पर बनाया गया था, किसको, जिनके समय पर बनाया गया था ये हजारा टेम्पल को, ठीक है, जिनके समय पर हजारा टेम्पल को बनाया गया था। अब आपको ये ध्यान रखना है, राइट, आपको ये ध्यान रखना है, अरे इंदिरा गांधी कैनल दूसरा है भैया। इंदिरा गांधी कैनल का मतलब जो है ना, ये राजस्थान कैनल के नाम से भी जाने जाते हैं, वो सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है भारत का, ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कैनल है भारत का, जो हरिके बैरेज से स्टार्ट होता है, हरिके बैरेज से, राइट। और हरिके बैरेज से स्टार्ट होने के बाद ये कहां तक आपका राजस्थान कहां तक जाता है, ठीक है। अच्छा, जो इंदिरा कैनल है वो अलग है। मैं ये कह रहा हूं कि जो प्रश्न आपसे ये पूछा गया था, इस प्रश्न में आपसे इंदिरा कैनल के बारे में बात नहीं करी गई, राइट। यहाँ पे ऑप्शन में इंदिरा कैनल नहीं है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऊपरी गंगा जो कैनाल है ये इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऊपरी गंगा कैनाल, ठीक है। अगर वहां पर इंदिरा कैनाल होता तो इंदिरा कैनाल उसका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। चलो आगे, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द बृहदेश्वरा टेम्पल एट तंजावुर वॉज बिल्ट बाई। बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजावुर का है ये किसके द्वारा बिल्ट किया गया था, राइट। बृहदेश्वरा टेम्पल जो तंजावुर का है ये किसके द्वारा बिल्ट किया गया था, तो राइट आंसर आप इसका देखेंगे कहला जाएगा चोल रूलर, जो चोल शासक थे इनके द्वारा बृहदेश्वरा टेम्पल को जो है ना तो बनाया गया था, राइट। जो बृहदेश्वरा टेम्पल है इनके द्वारा बनाया गया था। बृहदेश्वरा टेम्पल भगवान शिव को समर्पित है, तंजावुर तमिलनाडु में है, और ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है आपका द्रविडियन आर्किटेक्चर का, जो बिल्ड किए गए थे राजा चोल फर्स्ट के द्वारा, जो प्रोमिनेंट चोल रूलर थे। और जो एंटायर स्ट्रक्चर है ये किससे मिलकर के बनाया था, ग्रेनाइट। और ये वर्तमान में आप देखिए तो क्या है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाता है। हेनसांग विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रीन ऑफ। हेनसांग ने भारत विजिट किया था किसके समय पर, तो चंद्रगुप्ता फर्स्ट, सेकंड, हर्षवर्धन, रुद्रादमन, आप सभी यहाँ पर जानते हैं, राइट। इसका सही उत्तर क्या कहला जाएगा, राजा हर्षवर्धन। वर्धन डायनेस्टी के राजा थे हर्षवर्धन, जिनके समय पर हेनसांग जो चीनी पर्यटक था ये प्राचीन समय में भारत आया था, इसलिए उन्हें तीर्थ यात्रियों के राजकुमार के रूप में वर्णित किया गया है। और भारत की उनकी यात्रा हर्षवर्धन के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कहलाती है।
विच वन इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा बीच कौन सा है? वर्कला, अलीबाग, अलापुजा और मरीना बीच। तो देखिए आप सभी जानते हैं चेन्नई में स्थित है ये मरीना बीच, जिसे कहा गया चेन्नई में स्थित है ये मरीना बीच। तो जो मरीना बीच है ये आपका एक नेचुरल अर्बन सैंडी बीच है और ये आपका जो है ना कोरोमंडल कोस्ट के अराउंड है बंगाल की खाड़ी में। और ये जो पर्टिकुलर सैंडी बीच है इसको क्या बोला जाता है? स्पांस। ये लगभग 13 किलोमीटर 13 किलोमीटर की डिस्टेंस पर फैला हुआ है मरीना बीच। ठीक है, तो ये सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग बीच है जो कहां से? फोर्ट सेंट जॉर्ज से नॉर्थ में स्टार्ट होता है और बसंत नगर जो साउथ में है वहां तक जाता है। एंड इट इज कॉल्ड एज द लॉन्गेस्ट नेचुरल अर्बन बीच इन इंडिया। ये भारत का सबसे प्राकृतिक समुद्र तट है, राइट, सबसे लंबा प्राकृतिक समुद्र तट कहला जाता है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि मैक्सिमम बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर रिटन इन विच लैंग्वेज? जो अधिकतम बौद्ध ग्रंथ हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं? बौद्ध ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? तो आप सभी यहां पर जानते हैं राइट आंसर कहला जाएगा पाली भाषा, राइट। बौद्ध धर्म की भाषा पाली थी। जैसे आपके जो त्रिपिटक आप देखो, ब्रह्म जिसको क्या बोला जाता है? सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, है ना, विनय पिटक। तो ये त्रिपिटक की भाषा भी क्या है? आपकी पाली भाषा में लिखे गए हैं। Who among the following was known as the पंजाब केसरी? निम्नलिखित में से पंजाब केसरी के नाम से किनको जाना जाता था? तो आप सभी जानते हैं लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था, राइट। पंजाब केसरी जो है ना ये पार्ट हुआ करते थे किसका? लाल बाल पाल, जो ट्रायो जिसको कहा जाता था, राइट, जो आपके एक्सट्रीमिस्ट के लीडर थे। लाल का मतलब था लाला लाजपत राय जिनको पंजाब केसरी कहा जाता था। बाल का मतलब था बाल गंगाधर तिलक, राइट, जिनको फादर ऑफ स्वराज्य कहा जाता था, राइट। इन्हीं को लोकमान्य तिलक भी कहा जाता था। पाल का मतलब था बिपिन चंद्र पाल जो फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखिए पूछा गया है द ब्रह्मपुत्र रिवर इन तिब्बत इज ऑल्सो नोन एज? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में से भी गुजरती है, वहां इसे किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रह्मपुत्र एक्चुअल में ओरिजिनेट तिब्बत से ही होती है, जहां पर उसे सांगपो कहा जाता है, यारलंग संगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये चाइना में एंटर करती है तो इसको जिनजियांग कहा जाता है, राइट। जब भारत में आती है तो ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है और बांग्लादेश में जाती है तो इसे कहा जाता है जमुना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा गया है कि मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू? जो मिनामाटा नाम की बीमारी है ये किस वजह से होती है? राइट, मिनामाटा डिजीज इज ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर आप देखें यहां पर क्या कहला जाएगा? मरकरी प्रदूषण। मरकरी प्रदूषण की वजह से जो आपकी बीमारी है जिसे कहा जाता है मिनामाटा, ये बीमारी हो जाती है, राइट। मिनामाटा डिजीज आपका किसकी वजह से होती है? मरकरी के पॉल्यूशन की वजह से होती है। आगे देखिए, व्हेन वाज द फर्स्ट रेलवे लाइन स्टार्टेड बिटवीन मुंबई एंड ठाणे? मुंबई और ठाणे के बीच में जो सबसे पहली रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई थी, यानी भारत में सबसे पहले रेलवे लाइन कब स्टार्ट हुई थी? ईयर था 1853 का। फर्स्ट पैसेंजर ट्रेन मुंबई ठाणे से के बीच में रन हुई थी। लगभग 33.8 किलोमीटर के टाइम को जो है ना 33.8 किलोमीटर का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है, 33.8 किलोमीटर के डिस्टेंस को इसके द्वारा कवर किया गया था। 3 लोकोमोटिव जिनका नाम था सुल्तान, सिंध और साहिब, इन्होंने जो 14 कैरीज थे ना ट्रेन के उनको खींचा था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है हु अमंग दीज इज नोन एज द आर्किटेक्ट जनरल ऑफ लखनऊ? इनमें से किसे लखनऊ के वास्तुकार प्रमुख के रूप में जाना जाता है? आसफुद्दौला, सुजाउद्दौला, सादत अली खान, नन ऑफ दीज। किसे जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे राइट आंसर कहला जाते हैं आसफुद्दौला। आसफुद्दौला को लखनऊ के आर्किटेक्ट के तौर पर जाने जाते हैं। लखनऊ को नवाबों का शहर, सिटी ऑफ नवाब भी कहा जाता है, राइट। इन्होंने जो है ना नंबर ऑफ माउंटेन्स, राइट, नंबर ऑफ माउंटेन्स बनाए थे जिनमें आपका बड़ा इमाम बाड़ा, रूमी दरवाजा, कैसर बाग ये सब सिचुएटेड है। आसफुद्दौला जो है ना चौथे नवाब थे अवध के, जो 1775 से लेकर के कब तक रहे हैं? 1797।
1775 से लेकर के 97 के बीच में रहे आसफुद्दौला। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द अर्थ क्रस्ट इज सेपरेटेड बाई अ लेयर ऑफ डिसकंटिन्यूटी कॉल्ड एज। पृथ्वी का भूपटल दरार की एक परत से अलग हो गया है, जिसे क्या कहा जाता है। देखो डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या है। अगर अपन यहां पे अर्थ को क्रॉस सेक्शन को लेते हैं, अगर हम यहां पे अर्थ के क्रॉस सेक्शन को लेते हैं, ठीक है, तो ये जो अर्थ का क्रॉस सेक्शन है, ये जो अर्थ का क्रॉस सेक्शन है, तो यहां पे आप सभी जानते हैं सबसे ऊपर वाली लेयर को कहा जाता है क्रस्ट, मिड में आती है आपकी मेंटल, और सबसे जो लोअर पोर्शन है दैट इज कॉल्ड एज कोर, क्रस्ट मेंटल कोर। तो ये जो क्रस्ट मेंटल और कोर है ये सेपरेट होते हैं, राइट। तो इसमें जो है ना सही उत्तर आप देखोगे दैट इज कॉल्ड एज द मोहो डिसकंटिन्यूटी, राइट। मोहो डिसकंटिन्यूटी इसका राइट आंसर कहला जाएगा। ये जो है डिसकंटिन्यूटी है अपर मेंटल एंड लोअर क्रस्ट के बीच में पाई जाती है, राइट। डिसकंटिन्यूटी मतलब डेंसिटी का जो चेंज होता है ये आपका वो कहला जाता है डिसकंटिन्यूटी। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ चोला किंगडम। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल साम्राज्य की राजधानी थी। कांचीपुरम, तंजावुर, कन्नौज और पाटलिपुत्र। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वॉज द कैपिटल ऑफ चोल किंगडम। चोल किंगडम की कैपिटल कौन थी, तो राइट आंसर यहां पर क्या कहला जाएगा, तंजावुर। तंजावुर वॉज वन ऑफ द कैपिटल ऑफ चोल किंगडम, जो मेडिवल पीरियड में रही है, मध्यकालीन युग के दौरान चोल साम्राज्य की राजधानियों में से एक था तंजावुर। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स गेम। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल और क्रिकेट। क्या सही उत्तर हो जाएगा इसका। सॉरी, इसका सही उत्तर देखिए कहला जाएगा वॉलीबॉल, राइट। इंदिरा प्रधान ट्रॉफी जो है ये किससे रिलेटेड है, ये आपका वॉलीबॉल से सिचुएटेड है, राइट। वॉलीबॉल से रिलेटेड है इंदिरा प्रधान ट्रॉफी। अच्छा, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी के अलावा जो है ना कंटेनियल कप और जो सिवंथी गोल्ड कप हो गया ना, ये भी आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका वॉलीबॉल से रिलेटेड है। अगला देखिए पूछा गया है आपसे यहां पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ वेस्ट बंगाल। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता है, राइट। पश्चिम बंगाल के साथ अपनी सीमा कौन सा राज्य साझा नहीं करता है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो क्या कहला जाएगा, मेघालय, राइट। आपसे क्या पूछा गया है, बॉर्डर वेस्ट बंगाल के साथ। तो जब आप बात करते हैं वेस्ट बंगाल किससे सराउंडेड है, एक साइड बांग्लादेश, नेपाल और भूटान, राइट। जो है ना वेस्ट बंगाल एक इंडियन स्टेट है जो किससे सराउंडेड है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, इससे सराउंडेड है। और इंडिया के स्टेट जो झारखंड, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम और आसाम से जुड़ा है, ये मेघालय से जुड़ा हुआ नहीं है। आगे देखिए, द एक्टिव वॉल्केनो स्ट्रैम्बोली इज लोकेटेड इन विच सी। सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रैम्बोली किस समुद्र में स्थित है, जावा सी, टेरिहेरियन सी, साउथ चाइना सी। कहां पर लोकेटेड है जो आपका एक्टिव वॉल्केनो जिसे स्ट्रैम्बोली कहा गया। सो जो एक्टिव वॉल्केनो स्ट्रैम्बोली है इट इज सिचुएटेड इन द टेरिहेरियन सी, राइट। टेरेनियन सी है जो टेरिहेनियन सी है यहां पर लोकेटेड है सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्रैम्बोली। और पृथ्वी पर सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है, लगभग 1932 के बाद जो है ना यहाँ पर कंटिन्यूअसली विस्फोट होते रहते हैं। इसका आधार टेरिहिनियन सागर की सतह से लगभग 1000 मीटर नीचे से शुरू होता है और समुद्र तल से ऊपर लगभग 924 मीटर की ऊंचाई तक बढ़ जाता है, ठीक है। आगे देखिए पूछा गया है आपसे, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन साइंटिस्ट टू गेट द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, राइट। फिजिक्स में नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले भारत के पहले साइंटिस्ट कौन है, ठीक है। अमृत सेन, सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राइट। इसका राइट आंसर कहला जाएगा आपका सीवी रमन।
सीवी रमन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको फिजिक्स में 1930 में अवार्ड मिला था, इकोनॉमी जो है ना फिजिक्स की फील्ड में नोबेल पुरस्कार। अमर्त्य सेन जी को 1998 में नोबेल प्राइज मिला था। सीवी रमन जो है इनको आपका 1930 में मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला था। डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जी को 1983 में मिला था। ठीक है, आगे देखिए रमन इफेक्ट के लिए इनको मिला था। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द लैक इन इंडिया इज, भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक है, राइट, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, गुजरात। लाख आप सभी जानते हैं, राइट, लाख जो है ना उपज सबसे ज्यादा कहां पर होती है, तो करेक्ट आंसर आप देखिए झारखंड इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो झारखंड है ना सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है लाख का, और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र स्टेट आ जाते हैं। लाख का जो प्रोडक्शन है ये कहां पर, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, तो पार्ट ऑफ चाइना वगैरह, मैक्सिको वगैरह है, यहां पर पाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ, कोंकणी जो लाख, अरे लाख होती है एक जो है ना सोने की जैसे चूड़ियां उड़ियां बनती हैं तो उनको भरने में काम आता है, राइट, तो वो एक होता है लाख। ठीक है, लाख की बहुत सारे यूजेस हैं, राइट, चूड़ियां बनाने के काम आता है, और जो आप लोगों ने देखा होगा ना वो जो सील से वो कर देते हैं, ठोक देते हैं, वो भी उसमें काम आता है। बैंगल्स वगैरह बहुत सारा कुछ इसमें बनता है। इसका राइट आंसर आप देखिए क्या कहला जाएगा, गोवा। कोंकणी जो ऑफिशियल लैंग्वेज कहाँ की है, कोंकणी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ गोवा, गोवा की आधिकारिक भाषा है। जामा मस्जिद इज सिचुएटेड इन विच ऑफ दीज वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जामा मस्जिद निम्नलिखित विश्व धरोहर स्थलों में से कहां पर स्थित है, राइट, कहां पर स्थित है। इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो ये फतेहपुर सीकरी के बीच में आगरे के किले के ठीक सामने स्थित है। जामा मस्जिद जो है ये फतेहपुर सीकरी के बीच में आगरे के किले के ठीक सामने स्थित है, और ये अगर आप देखो तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट कहलाती है यूनेस्को की। उड़ीसा वर्ल्ड फेमस कोणार्क सन टेम्पल वॉज बिल्ट बाई, उड़ीसा का जो सबसे विश्व प्रसिद्ध कोणार्क सूर्य मंदिर है इसका निर्माण किसने किया था, तो आप सभी जानते हैं राइट आंसर यहां पर कहला जाएगा नरसिंह देव, राइट। नरसिंह देव जो है, नरसिंह देव फर्स्ट के द्वारा जो ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, इनके द्वारा बिलीव किया जाता था कि इन्होंने जो है ना फेमस कोणार्क टेम्पल को बिल्ड करा है। ये जो पर्टिकुलर टेम्पल सिचुएटेड कहां पर है, पुरी डिस्ट्रिक्ट जो उड़ीसा का है, उड़ीसा का पुरी डिस्ट्रिक्ट, एंड इट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। पूछा गया है आपसे द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज इन 1935 बाई, पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहली बार उपयोग 1935 में हुआ था, किसने किया था, टेलर, क्लार्क, टैंसले और लिंडेमैन। तो इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा, सही उत्तर कहला जाएगा टैंसले, राइट। टैंसले के द्वारा यहाँ पे सबसे पहली बार जो पारिस्थितिकी नामक शब्द है इसका उपयोग किया गया था। आगे देखिए, अभी न जाओ, राइट, अभी क्या करोगे जाकर के, अभी 1 बजे क्लास रहेगा, राइट, लुसेंट का क्लास रहेगा। लुसेंट में आज मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करने वाले हैं अपन, लुसेंट में आज मॉडर्न हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे, आधुनिक भारत खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कहां जा रहे हो, रुको, 1 बजे रहेगी क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की। राइट आंसर हो जाएगा आपका न्यूजीलैंड, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द माओरी ट्राइब इज फाउंड, तो न्यूजीलैंड में जो है ना माओरो ट्राइब को पाया जाता है, और ये सबसे फेमस है आपका न्यूजीलैंड में माओरो ट्राइब। स्वराज पार्टी वॉज फॉर्म्ड बाई, स्वराज पार्टी का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो आप सभी यहां पर जानते हैं स्वराज पार्टी को फॉर्म किया गया था CR दास और मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा। कब फॉर्म हुई थी, तो 1923 में इन्होंने स्वराज पार्टी को फॉर्म किया था। एक्चुअल में ये एक नई विचारधारा थी, ये कांग्रेस में एक नई विचारधारा थी, दोज हु वांट टू बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, राइट, जो सरकार का हिस्सा बनना चाह रहे थे और सरकार का हिस्सा बन करके उनको अपोज करना चाह रहे थे। Who among the following was popularly known as the Frontier गांधी, निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता था,
असफंदर वली खान, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, मौलाना अबुल कलाम आजाद। तो यहां पर आप सभी जानते हैं राइट आंसर कहला जाएगा अब खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान ने वही सारे काम किए थे जो गांधी जी ने संपूर्ण भारत में किए थे। इन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में किए थे, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को। विच इज द लार्जेस्ट बाई एरिया यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। एरिया के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी जो यूनियन टेरिटरी है वो कौन सी है? गोवा, अंडमान निकोबार, पुडुचेरी और चंडीगढ़। तो इसमें आप देखिए, अभी तो अपन देखें तो अंडमान और निकोबार आइलैंड भारत की एरिया वाइज सबसे बड़ी लार्जेस्ट टेरिटरी है। अंडमान निकोबार आइलैंड सबसे मतलब 8,249 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है इस अंडमान निकोबार आइलैंड्स का फैला हुआ है, और ये लोकेटेड है बे ऑफ बंगाल में। पोर्ट ब्लेयर इसका कैपिटल कहला जाता है। और ये एक आर्कीपेलेजो है। आर्कीपेलेजो का मतलब होता है ग्रुप ऑफ आइलैंड, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाइएस्ट एल्टीट्यूड जू इन द वर्ल्ड। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर है? राइट, उच्चतम तुंगता वाला चिड़ियाघर कौन सा है? जिसको बोला गया आपका सायत्र पर्वत, पंडित जीबी पंत, हिमालय प्राणी, और जिसको पद्मजा नायडू कहा गया। तो राइट आंसर इसका देखिए पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क कहला जाएगा। और ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू है कहां पर? वर्ल्ड का। राइट, वर्ल्ड का ये सबसे हाईएस्ट एल्टीट्यूड जू है जो कि यहाँ पर पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया है। सॉइल हैविंग हाई कंटेंट ऑफ एल्यूमिनियम एंड आयरन ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज। एल्यूमिनियम और लौह ऑक्साइड की उच्च मात्रा वाली मृदा को के नाम से जाना जाता है। राइट, मेडो सॉइल, पेडल फेयर सॉइल और चैरनोम सॉइल और पोर्टजोल सॉइल। क्या कहा जाता है इसको? राइट आंसर आप देखिए कहला जाएगा पेडल्फर सॉइल या पेडल्फर मिट्टी इसको कहा जाता है। और पेडल्फर मिट्टी एल्यूमिनियम और लोहे की ऑक्साइड से बनी होती है। इस प्रकार की जो मिट्टी है आमतौर पर ऐसे क्षेत्र में पाई जाती है जो बहुत ज्यादा आर्द्र होते हैं, ठीक है। आगे पूछा गया है आपकी स्क्रीन पर, हु इन्वेंटेड द डायनामाइट। डायनामाइट की खोज किसने करी थी? फिरोज आलम जी। वो लैपटॉप का जो है ना फैन काफी तेज चल रहा है, बेचारा बहुत तेजी से दौड़ रहा है, इतना कि वो आवाज कर रहा है। राइट, बहुत आवाज कर रहा है। सो आई हैव यूज द नॉइज सेपरेटर वगैरह एवरीथिंग, बट फिर भी वो बीच बीच में आ जाता है। सो इसका राइट आंसर क्या कहला जाएगा? डायनामाइट की खोज किसने करी थी? एल्फ्रेड नोबेल ने करी थी डायनामाइट की खोज। और एल्फ्रेड नोबेल की ही याद में 1901 से स्टार्ट हुआ था नोबेल प्राइज। राइट, नोबेल प्राइज इन्हीं की उसमें जो है ना स्टार्ट करा गया था। तो एल्फ्रेड नोबेल इसका राइट आंसर कहला जाएगा। क्लियर है? तो गाइज आज के सेशन को हम यहीं पर रोकेंगे। दिस इज फॉर द डे। आज के सेशन में इतना ही। वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर करिएगा और शेयर करिएगा। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लें। और जाने से पहले देखो मैं आपको बता दूं कि अभी कहीं नहीं जाना है। 1 PM हम डिस्कशन करेंगे लुसेंट जी के, और आज लुसेंट में हम कंप्लीट करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री को। राइट, कंप्लीट करेंगे अपना हिस्ट्री लुसेंट जो क्लास है। तो कहीं मत जाइए, जुड़े रहिए। अपन मिलते हैं 1 बजे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।